नमस्कार साथियों, मैं श्याम चतुर्वेदी ब्राइट करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन एसएससी जीडी की मैथ की सीरीज चला रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन पर अपन डिस्कशन करते हैं। तो आज फिर मैं मैथ की तीसरी क्लास लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के, जो भी आपके 2021 और 19 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अपन यहाँ बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर के में आए हुए हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर ब्राइट करियर में भी आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, जहां पर आपको सभी कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां करवाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और आते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पर, जो आपका 2021 में जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस पर आते हैं अपन। देखिए पहला क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9,000 रुपये है, इस पर 20% या 10% की क्रमागत छूट देकर वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एमआरपी कितना है? 9,000 रुपये है। ठीक है भाई, 9,000 रुपये एमआरपी है। पहला डिस्काउंट 20% का दे रहे हैं तो 80% पर सेल आउट करेंगे। कितने पर बेचेंगे? 80% पर। अब इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 90% पर बेचेंगे। ये इससे क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस ही आपसे पूछा गया। चलिए कैंसल आउट करिए। 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसल आउट हो गए और ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसल आउट हो गए। चलिए अब क्या मल्टीप्लाई करना है? 9 को गुणा 9 में करो, क्या सी और 0 और 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 8 64, कितना बन गया? 6,480 रुपये। कहने का मतलब ये हुआ है कि 9,000 रुपये के एमआरपी वाली वस्तु पर अगर अपन 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% और 10% का, 2% के डिस्काउंट के बाद उसका मूल्य बनेगा 6,480 रुपये। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनने वाला है वो बी, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये सारे क्वेश्चन समझ रहे होंगे, आपको बहुत आसान लग रहे हैं क्वेश्चन, और सभी ये आए हुए जीडी में है क्वेश्चन ना। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में, यानी 3, 8 और 12 का चौथा समानुपात क्या है। प्रथमा समानुपात, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। यहाँ पर कौन सा पूछा गया है? चौथा समानुपात। बहुत आसान है। चौथा समानुपात अपन क्या मान लेंगे? x। किसका? 3, 8, 12 का जो फोर्थ प्रोपोर्शन है, यानी चौथा समानुपात है, अपन क्या मान लेंगे? x। चौथा समानुपात कोई सा भी एक वेरिएबल ले सकते हैं आप, x मान लेते हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे इसे? 3:8 समानुपात 12 रेशियो, यानी 12:x। इस प्रकार इसे लिखेंगे अपन। चलिए देखिएगा, अब इसे सॉल्व करेंगे। 3/8 इज इक्वल टू 12/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × x, 8 × 12। x का मान निकालना है, 3 साइड लेकर आएंगे, डिवाइड में पहुंचेगा, कितना बनेगा? 32। कितना आ गया भाई? फोर्थ समानुपात 32। कितना बना चौथा समानुपात? 32। चौथा समानुपात आया 32 और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए मैथ के कितने ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ क्या, सभी सब्जेक्ट्स के आसान क्वेश्चन हैं भाई इसमें ना। अगर इसमें बात करें अपन एसएससी जीडी के क्वेश्चंस के बारे में अपन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके यहाँ पर 20% और 10% की क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर होगी? द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। अब आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनाना है भाई। इनका 2 डिस्काउंट है, 20% और 10%। इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनाना है। तो देखिए 2 डिस्काउंट, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि पहला डिस्काउंट x% है और दूसरा डिस्काउंट y% है, इन दोनों डिस्काउंटों का अगर आपको डायरेक्ट इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनाना है तो आप कैसे लिखेंगे? x + y - x × y/100। ये आपका बनेगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहला डिस्काउंट कितना है? 20%, तो आप लिखेंगे 20। दूसरा कितना है? 10 + 10 - 20 × 10/100। क्या लिखेंगे? कितना बन जाएगा? 30। और ये दोनों कैंसल आउट करेंगे 2, तो कितना बन जाएगा? 28%। 30 - 2 कितना बन जाएगा? 28%। यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आपको मिलने वाला है 28% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी समतुल्य बट्टा कितना मिलेगा? 28%। यानी पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, पहला ऑप्शन। या आप इसको दूसरी मेथड से करेंगे तो दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है, इससे अपन जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग कितना है? 10। अंकों को उलट कर
बनाई गई संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बाय ऑप्शन ही इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 10। पहली कंडीशन ये कह रहा है कि अगर 2 अंकीय संख्या कि दोनों अंकों को अगर अपन प्लस करें तो कितना योगफल बन रहा है 10। तो देखिए 6 4 10, 6 4 10, 8 2 10, 8 2 10, यानी पहली कंडीशन को चारों ऑप्शन फुलफिल कर रहे हैं। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन सही आ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में यह कहा गया है कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है, ठीक है भाई। अगर मैं ऑप्शन पहला ले रहा हूं यहां पर कि वास्तविक संख्या जिसको अपन ओरिजिनल संख्या बोलेंगे अगर 64 है और फिर इसके अंक उलट दूं तो जो संख्या बनेगी वो कितनी बन जाएगी भाई 46। अब क्या है, इनका डिफरेंस 18 है, आप ये देख लो। 14 में से 6 जाएगा 8 और 5 में से 4 जाएगा 1, 18 बिल्कुल सही है। यानी वास्तविक संख्या और अंकों को उलटने पर बनी संख्या दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 18। इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन ही इसका आंसर बन रहा है। क्या बन रहा है? पहला क्वेश्चन ही इसका आंसर बन रहा है। अब मैं आपको और ऑप्शन लेकर चेक करके बता देता हूँ। जैसे बी ऑप्शन की बात करूं मैं तो बी ऑप्शन में क्या दिया गया है, अगर वास्तविक संख्या, अगर बी ऑप्शन की बात करें तो अगर यहाँ पर आप वास्तविक संख्या 46 ले रहे हैं और उलटने पर अंकों को उलटने पर अगर संख्या बनाएंगे तो 64 बनाएंगे, जबकि वो क्या कह रहा है कि उलटने पर जो संख्या बन रही है वो 18 कम बन रही है मूल संख्या से। तो मूल संख्या आपकी 46 है और उलटने पर 64 बन रही है, तो ये तो अधिक हो गई। तो ऑप्शन बी तो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, दूसरी कंडीशन को क्रॉस हो जाएगा। सी ऑप्शन भी यही होगा। सी ऑप्शन में अगर आप मूल संख्या 28 रख रहे हैं, मूल संख्या 28 ले रहे हैं और उल्टेंगे जैसे इसके अंक को आप चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 82 बन जाएगी। यानी इकाई का अंक दहाई पे पहुंचा तो दहाई का अंक इकाई पर पहुंचा, 82 बन गए। तो उलटने पर जो संख्या बनती है वो 18 कम बनना चाहिए। क्या 82 28 से 18 कम है? नहीं, ये भी नहीं फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर इसकी बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में देखिएगा अगर मूल संख्या आप 82 ले रहे हो और उलटने पर संख्या बनाएंगे तो 28 बनेगी। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि उलटने पर जो संख्या बन रही है वो मूल संख्या से तो कम है, ठीक है, लेकिन 18 कम होना चाहिए। तो क्या 28 82 से 18 कम है? 12 में से जब 8 घटाओगे तो 4, तो ये कितना बनेगा 54, तो जो कि दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। यानी आपका ऑप्शन ए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर मेरा क्या कहलाएगा? ए ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 14 तथा 28 से पूरी तरह विभाजित कर सकते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 6, 14 एंड 28। एक ऐसा नंबर आपको इनमें से बताना है, इनमें से एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो 6, 14 और 28 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। किससे? 6, 14 और 28 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ऐसा नंबर आपको एक बताना है इनमें से। तो मैं क्या निकालूंगा? इनका एलसीएम निकालूंगा। क्या निकालूंगा? इनका एलसीएम, ठीक है। देखते हैं भाई इनसे सभी से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो मैं सबसे पहले इनका क्या निकालूं? एलसीएम निकालूं, ठीक है। अब एलसीएम देखिए कितना बन जाएगा। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर या ऐसे निकाल लो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं एलसीएम। और अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 3, 2 से डिवाइड करूं तो 7 और 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर 14, फिर 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 7, 3 से डिवाइड कर देंगे 1, 7, 7 और 7 से डिवाइड करेंगे। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 21, 42 दूना 84। तो यानी एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना बना? 84 बना। कितना बना? 84 बना। अब इनमें से आप ऑप्शन देखिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस एलसीएम से डिविजिबल हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है 84। क्या हो जाएगा? 84। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वह छोटी सी छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है? 84 दिख रही है, जो इस 84 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना तो आप फिर क्या करेंगे? 6 से अलग भाग लगा के देखेंगे, फिर उस नंबर को 14 से डिवाइड करेंगे, फिर उसे 28 से डिवाइड करेंगे, टाइम टेकन हो जाएगा। आप सीधे इनका एलसीएम लिखा दिए और एलसीएम से इनमें से भाग लगाकर आप देख सकते हैं एलसीएम जिसको डिविजिबल कर देगा वो नंबर आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, कहा गया फाइंड द रिमाइंडर, यानी शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई साहब? शेषफल ज्ञात करना है और आपको शेषफल बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यहाँ पर 54 × 73 को डिवाइड करना है 8 से और रिमाइंडर बताना है, यानी शेषफल बताना है। देखिए शेषफल निकाल सकते हैं यहाँ से, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
क्या करें, अब ये जरूरी नहीं है कि मैं पहले इनका मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाऊं, फिर उस नंबर को 8 से डिवाइड करूं, वो तो और थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, आप देखिएगा, इंडिविजुअल नंबर को डिवाइड करिए, अलग अलग नंबर को डिवाइड करके आप रिमाइंडर निकाल लो। ठीक है भाई, अब मैं इस 54 को अगर 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो 7 बार में 56 हो जाएगा, ठीक है, और 6 बार में 48 हो जाए। मैं इसको मैक्सिमम टाइम तक डिवाइड कर देता हूं जहां से मुझे छोटा रिमाइंडर मिल जाए। अगर मैं इसे 7 बार तक डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 56, और 54 में से जब मैं 56 को माइनस करूंगा तो मुझे -2 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, -2 रिमाइंडर। अब मैं इस 73 को डिवाइड करूँ 8 से तो 9 बार में कितना होगा 72, तो 73 में से जब 72 माइनस करूंगा तो यहाँ से मिलेगा मुझे +1 का रिमाइंडर। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। -2 और +1 का मल्टीप्लाई करना है आपको, कितना बन जाएगा -2/8। अब देखिए -2 कहीं ऑप्शन में है, रिमाइंडर में नहीं है। तो जब ऐसा रिमाइंडर आपके सामने आ जाए, ऐसा शेषफल आपके साथ आ जाए जहां पर माइनस साइन लगा हो, तो आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या को इसमें ऐड कर देना है, किसमें, ऊपर वाली संख्या में। तो -2 + 8 कितना बन जाएगा 6। अब आप रिमाइंडर कितना देंगे 6। तो आंसर क्या बताएंगे आप, कि इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई 6। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाती हैं तो मैं छोटा से छोटा रिमाइंडर निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4 और 5 है और उनके वर्गों का योग 12, 50 है। संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 संख्याएं हैं भाई, किस रेशियो में दी गई हैं, 3:4:5। इस अनुपात में आपको 3 संख्याएं दी गई हैं। अब अगर मैं इसमें वेरिएबल लगा दूं, इनके वर्गों का योग कितना दिया गया है, इनके वर्गों का योग दिया गया है 1250। वर्गों का योग कितना है 1250। अब मैं अगर इसमें वेरिएबल लगा दूं तो पहला नंबर मेरा बन जाएगा 3x, दूसरा नंबर बन जाएगा 4x और तीसरा नंबर बन जाएगा 5x। ये आपकी 3 संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 1250 है। ठीक है भाई, इनका स्क्वायर कर देते हैं 3x² और योग कर देते हैं 4x², 5x² और योग कितना है 1250 है, ये लिख देते हैं 1250। यहाँ पर बन जाएगा जब इनका स्क्वायर करेंगे 9x², ये बन जाएगा 16x² और ये बन जाएगा 25x²। ये कितना होगा 1250, कितना होगा 1250। इन सभी को जोड़ दें 25 25 यानी 50, 50x² = 1250। तो x² कितना होगा 1250/50, कैंसल आउट करो कितना आ जाएगा 25। तो x² = 25, तो x कितना आ गया 5 आ गया। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि संख्याओं का योग बताइए, तो आप संख्याएं निकाल लें। पहली संख्या क्या थी आपकी 3x, तो 3 × 5 कितना बन गया 15। दूसरी थी 4 × x यानी 5 कितना बन गया 20। जो तीसरी है 5 × 5 कितना बन जाएगा 25। इनको आप ऐड करें कितना बन जाएगा भाई 0, 4, 5 और 1 6। तो इनका योग कितना आ जाएगा 60। तीनों संख्याओं का योग कितना आया 60। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर बना सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आया। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। अगर डाउट हो किसी को भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हों तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा और बताइएगा, अगर जहाँ पर भी जिसको भी जो दिक्कत हो रही हो ना। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त करके अपनी वस्तु बेचता है, उसका वास्तविक लाभ परसेंटेज में ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल्स एट 20% प्रॉफिट ऑन SP, मतलब सेलिंग प्राइस पर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है भाई, 20% प्रॉफिट का अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू बनाऊं तो ये बन जाएगा 20/100 यानी 1/5, यानी 20% का मतलब हुआ 1/5, ये हुआ। ठीक है, ये अगर आपका ओरिजिनल मान है नीचे वाली संख्या, तो ये क्या है SP है, मतलब सेलिंग प्राइस है, जैसे कि वो बोल रहा है। अब मैं 5 का अगर 20% निकालूं तो 5 का 20% कितना बनेगा 1, तो ये सेलिंग प्राइस हुई और ये क्या हुआ आपका प्रॉफिट हुआ। एक क्या हुआ प्रॉफिट, एक क्या बना प्रॉफिट बना। ठीक है भाई, 5 रुपए की वस्तु है, किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लाभ होता है। क्यों, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर बोल रहा है 20% का लाभ। तो ये वस्तु क्या बन जाएगी 5 रुपए सेलिंग प्राइस, यानी किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचने पर अगर 1 रुपए का लाभ होता है तो उसका कॉस्ट प्राइस आप बता सकते हैं कितना होगा। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बनेगा 4 रुपए।
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ भाई 4 रुपए, ठीक है, 4 रुपए क्रय मूल्य है और सेलिंग प्राइस कितना है 5, तो आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट कितना जा रहा है 1 रुपए का। तो अब मुझे वास्तविक लाभ की गणना करनी है, जो कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। वास्तविक लाभ की गणना किस पर की जाती है, कॉस्ट प्राइस पर, यानी क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज कितना बनेगा, प्रॉफिट कितना हुआ भाई 1, किस पर गणना करनी है, कॉस्ट प्राइस पर, कितना है 4 इंटू 100, और इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितना बन जाएगा 25, क्या बोलेंगे 25% का प्रॉफिट, यानी वास्तविक लाभ की जो गणना करी अपन ने, कितना परसेंटेज बना भाई 25%। ये इसका आंसर बना ऑप्शन बी। क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सेलिंग प्राइस पर 20% का लाभ है, कॉस्ट प्राइस पर नहीं कहा गया, उसने स्पष्ट कर दिया क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस पर 20% का लाभ है। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू बनती है 1/5, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस, और 5 का जब आप 20% निकालोगे तो बनेगा 1, तो 1 क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर 5 रुपये में बेच रहे हैं, 1 रुपये लाभ कमा रहे हैं, तो क्रय मूल्य अपन बता सकते हैं, क्रय मूल्य कितना होगा 4 रुपये। इस प्रकार यहाँ से लाभ हुआ 1 रुपये, कॉस्ट प्राइस आई 4 और परसेंटेज निकाला तो कितना है 25%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए भाई क्वेश्चन, ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, इसमें मैंने लिख दिया है, शायद ये नीचे छुप गया है, दिख नहीं रहा है आपको, आप यहाँ पर ये भोजन को दर्शाता है, और ये परिवहन को दर्शा रहा है भाई, किसको, परिवहन को, ये परिवहन, ये कपड़े, ये फुटकर, और ये बचत और ये किराया को डिनोटेड कर रहे हैं। यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको क्वेश्चन में, देखिएगा आप पढ़ते हैं क्वेश्चन। फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है, फुटकर व्यय कितना है भाई साहब 10%, और भोजन पर व्यय कितना है 18%। तो आपसे क्या कहा गया है कि फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है, मतलब ये जो फुटकर व्यय है आपका कितना है 10%, और भोजन पर व्यय है वो कितना है 18%। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला परसेंटेज, इस परसेंटेज का कितना परसेंट है आपसे ये पूछा गया है, मतलब ये वाली संख्या इस संख्या का कितना परसेंट है, तो जिसको कंपेयर करना है उसे ऊपर रखें। इसका कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ 18% से, तो इसे नीचे रखूंगा इंटू 100, क्या करूँगा इंटू 100, ठीक है। इसको कैंसल आउट करें भाई, ठीक है, कैंसल आउट कर देते हैं अपन यहाँ पर। किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे, इसको कितना आ जाएगा 9, और 2 से जब इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और कुछ कटेगा क्या, नहीं। फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है, सॉरी इसको उल्टा कर दिया अपन ने, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है, फुटकर व्यय ये वाला व्यय भोजन पर व्यय का, किसका, इसका भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है, फुटकर व्यय कितना दे रहा है, फुटकर व्यय 10% और भोजन पर व्यय कितना दे रहा है 18%, भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है, ये वाली वैल्यू इससे कंपेयर हो रही है, ये वाली वैल्यू इससे कंपेयर हो रही है। तो जिससे कंपैरिजन करते हैं उसे अपन नीचे रखते हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, इसको इस वाली वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसे हमेशा अपन नीचे ही रखेंगे, और इसका कंपैरिजन हो रहा है तो ऊपर रखेंगे इंटू 100। अब इसको कैंसल आउट करो, 2 से काटा 5 और 2 से काटा 9, तो ये बन गया आपका 500/9। 9 से इसको जब कैंसल आउट करेंगे तो कितना बन जाएगा 5, 9 पना 45, और 5 बचा 9 पना 45, बच कितना गया 5, तो ये बनेगा 55 से ही 5/9%, जो कि ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया ना, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अपन लिख देंगे नन ऑफ दिस का ऑप्शन बनेगा। देखिए भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसका आंसर अगर मैं ये निकालूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने परसेंट है, ये नहीं होगा। फिर इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि भोजन पर व्यय फुटकर व्यय का कितने परसेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर इस प्रकार बनाऊं कि 33 सही 1/3% आंसर अगर मैं निकालूं इसका, तो इसके कहने का मतलब चेंज हो जाएगा। समझिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये फुटकर व्यय, ये व्यय भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है, यहाँ फुटकर व्यय कितना है 10%, भोजन पर व्यय कितना है 18%, तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू का कितना परसेंट है, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसे हमेशा नीचे रखते हैं। तो मैं ये 10 के ये जो वैल्यू है इसका कंपैरिजन मैं इससे कर रहा हूँ, तो इसे नीचे रखूंगा। जिस वैल्यू से कंपैरिजन किया जाता है, जिस मान से कंपेयर करते हैं उसे हमेशा नीचे रखते हैं, उसे हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 55 से ही 5/9%। और अगर इसका 33 से 1/3% आंसर निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं इसका कंपैरिजन इससे कर रहा हूँ,
बात आप समझिएगा ध्यान से। कोई डाउट किसी को इसमें? अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर दीजिएगा आप। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इसे। क्या लिखा हुआ है ये देखिए, 137 इंटू 137 प्लस 133 इंटू 133 प्लस 18,221। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो ही संख्या आपको दिख रही हैं, दो प्रकार की संख्या ही लिखी हुई है यहाँ पर, तीन प्रकार की, तीन टाइप्स की संख्याएं लिखी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस संख्या को a बोलूँ कि ये a है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 137 टू 137 प्लस 133 इंटू 133 प्लस 1821 बटे 137 इंटू 137 इंटू 137 माइनस 133 इंटू 133 इंटू 133। ठीक है, देखिएगा अगर मैं इसे a कहूँ कि ये a है और इसे मैं b कहूँ कि इसका मान मैं b मान लेता हूँ कि ये b है, तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा a इंटू a, तो ऊपर क्या बना a स्क्वायर, b इंटू b तो क्या बना b स्क्वायर, और ये जो संख्या लिखी हुई है ये a इंटू b को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? a इंटू b, यानी 137 का 133 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाला है 18,221। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? a इंटू बी को, तो प्लस a इंटू बी अपॉन, इसे मैंने क्या पुट किया a, इस वैल्यू को क्या पुट किया a और a, तो ये क्या बन जाएगा a क्यूब नीचे माइनस b इंटू बी, तो क्या बन जाएगा b क्यूब। अब देखिएगा आपके सामने क्या लिख कर आ गया, ऊपर लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे लिखा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये फॉर्म बन गया एक। अब इसे मैं ओपन कर दूंगा, जो नीचे लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन, इसे मैं ओपन करूं तो ये बन जाएगा a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या बन जाएगा? प्लस ए बी। ठीक है, अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बना अपॉन, क्या बन गया भाई 1 अपॉन a माइनस बी। a किसको माना था अपन ने? 137 को, वापस वैल्यू पुट कर दें 137, और b किसको माना? 133 को, ये रख देंगे। ठीक है, माइनस करें 137 माइनस 133 कितना बचेगा? 4, तो क्या बोलेंगे 1/4। तो इस पूरे क्वेश्चन का देखिए आंसर कितना आया? 1/4 आया। वैसे अगर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, टाइम टेकन हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म से सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना बनेगा? 1/4। बस ये मालूम होना चाहिए, ये जो कुछ फॉर्म है आपके आइडेंटिटीज वगैरह हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 2, 3, 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए ये मुझे पता है कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 1 और 3 0 इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगी भाई साहब? 1000। ये 4 अंकों की आपकी क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या हो गई, 4 अंकों की सबसे छोटी। अब आपको ये बताना है कि वह संख्या 2, 3, 4 और 6 इनसे पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, अब मैं हर एक संख्या से भाग लगा के तो नहीं देखूंगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि 2, 3, 4 और 6 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लूँगा तो कितना बन जाएगा? 12। अगर वो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी तो इन सभी से डेफिनेट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 2, 3, 4, 6 का एलसीएम के लिए 12। अब मैं इसे डिवाइड करके देखूँ कि क्या 1000 12 से डिवाइड हो रही है। देखिएगा जरा, 8 बार 96, कितना बचा? 4, 40 बच गया। ठीक है, अगर मैं 3 टाइम्स में डिवाइड कर रहा हूँ, इसको 3 बार में डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना बन जाएगा? 36, और अगर 4 बार में डिवाइड कर रहा हूँ तो ये होगा 48। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, समझने लायक ये क्वेश्चन यहीं पर है। ये नीचे आपका बन रहा है 40, शेषफल कितना आ रहा है? 40। अगर यहाँ पर 40 ना होता 36 होता तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाता, बिल्कुल सही है। और अगर 36 नहीं है तो फिर 48 होना चाहिए, अगर 48 होता तो 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाता। अब यहाँ समझना आप लोग ध्यान से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन समझने लायक और यहीं से गलतियाँ होती हैं अधिकतर। अब मैं या तो इस 40 को 36 बना दूं या इस 40 को 48 बना दूं, 2 ही काम कर सकता हूं मैं यहाँ पर। अब अगर इस 40 को मैं 36 बनाऊंगा तो 40 में मुझे कुछ माइनस करना पड़ा, तभी जाके ये 36 बनेगा।
यानी कितना माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। 4 माइनस करूंगा मतलब मैं ये संख्या में माइनस कर रहा हूं जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अगर मैं कुछ माइनस करूंगा तो ये 3 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 अंकों की नहीं रहेगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर। तो क्या कर सकते हैं भाई, फिर मैं यहाँ ये देखूं कि मैं इस 40 को 48 बना सकता हूँ, इस 40 को क्या कर सकता हूँ, 48 बना सकता हूँ। और 48 कब बनेगा, जब मैं इसमें 8 ऐड कर दूंगा, इस 40 में जब मैं 8 जोड़ दूंगा तो ये 48 बन जाए। अब ये 8 मैं इस 40 में ना जोड़ के इस संख्या में ऐड कर रहा हूँ, किसमें, 1000 में। तो मैं इस 1000 में 8 जोड़ दूँ तो ये बन जाएगी 1008। ये हो गई 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या जो इन सभी से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, मतलब 12 से डिवाइड है, इन सभी से डिवाइड होगी। ये आपका आंसर है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतर गलतियां यही होती हैं, एक उससे छोटी संख्या निकालना है, एक उससे बड़ी संख्या निकालना। अब आपको देखना है ये संख्या क्या है, छोटी सी छोटी संख्या, मतलब इसमें कुछ माइनस नहीं किया जा सकता। सॉरी, एक चीज आप लोग ध्यान रखो कि जो छोटी सी छोटी संख्या बोले तो उसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसमें कुछ भी माइनस नहीं होगा, हमेशा प्लस ही होगा, ठीक है। और अगर जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे तब उसमें माइनस करते हैं, यानी छोटा वाला शेषफल बनाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया यदि एक संख्या का 12 से 1/2 स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम 81 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन, ये सब SSC GD के आई हुए क्वेश्चन है भाई ना। देखिएगा अब वह नंबर आप क्या मान लोगे, x, ठीक है। कितना जोड़ना है उसमें, 12.5%, 12.5%, यहाँ पर परसेंटेज का साइन नहीं है, 12.5% जोड़ना है। यदि एक संख्या का 12.5% स्वयं में जोड़ा जाता है, ठीक है भाई। संख्या क्या मान लेते हैं अपन, मैं पहले इसको एकदम बेसिक से समझा देता हूँ आपको, x मान के समझा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट समझा दूँगा। अगर मैं वह संख्या यानी आपकी मूल संख्या मैं क्या बोल दूं कि ये x है, फिर मैं अगर इसका 12.5% निकालूं, ये बोला ना कि यदि एक संख्या का 12.5% स्वयं में जोड़ा जाए, इसका अगर मैं 12.5% निकालूं तो कितना बन जाएगा, 25/2, यानी 25/2% मतलब 1/100, कितना बन जाएगा, 1/8, यानी कितना बना, x/8। इस संख्या का 12.5% कितना बना, x/8। अब इस संख्या में मैं अगर इसे जोड़ दूं, इसका 12.5%, तो कितना मुझे मिल जाता है, क्वेश्चन कह रहा है 81 मिल जाता है, ठीक है भाई। जोड़ दिया तो कितना बन जाएगा, 81 बन जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, एलसीएम कितना बनेगा, 8 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। या तो मैं एलसीएम से सॉल्व करूँ या मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ कि 8 का इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8x बन गया, ये x/8 बराबर कितना हो गया, 81। ये दोनों जुड़ के कितना बन जाएंगे, 9x, और 8 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालना है तो 81 × 8 डिवाइडेड बाई 9 से कैंसिल आउट करो, कितना आएगा, 9 × 8 कितना बन जाएगा, 72। तो वह नंबर क्या हुआ भाई, 72 हुआ। वह नंबर क्या हुआ, 72 हुआ। अगर इस प्रकार कर रहे हो तो आप गलत नहीं करेंगे। क्लियर है? बढ़े दोस्तों आगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? चलिए ठीक, देखिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका भिन्न से क्वेश्चन पूछा गया है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है ना। आप कंटिन्यूअस फ्रैक्शन को आप समझते हैं कि कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, जो सबसे नीचे भिन्न होती है उसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यानी सबसे नीचे जो भिन्न है वो क्या है, 2 - 9/7। सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 - 9/7, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर ये 13 है ना, 1/, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1/3 + 1/2 - 9/7, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस 17/22। इसको सॉल्व करना बता। मैं सबसे पहले ऐसे सॉल्व करूंगा, और जब मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 2 - 9/7, 7 का इसमें गुणा करो, 14 - 9/7 कितना बनेगा, 5/7। क्या मिला भाई यहाँ से मुझे, 5/7, ठीक है। मैं इस पूरे की जगह पर क्या लिख दूंगा, 5/7, क्या लिखूंगा, 5/7। तो देखिएगा क्या बनेगा, 1/3 + 1/5/7, और ये क्या लिखेंगे, 17/22, ठीक है। चलिए देखिएगा अब यहाँ पर, अब ये 7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1/3 + 7/5 + 17/22। 5 के इसमें मल्टीप्लाई करने कितना होगा, 15, और 15 में 7 जोड़ेंगे 22, 22/5, तो 1/22/5 +
17/22। ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा 5/22 प्लस 17/22। एलसीएम कितना आएगा 22, इन दोनों को जोड़ दो कितना बन जाएगा ये 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, यानी 22/22। इसका आंसर कितना आया 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बना 1। ये कंटिन्यूअस फ्रैक्शन के क्वेश्चन है भाई, अधिकतर इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ये हमेशा सबसे पहले अपन सबसे नीचे वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? सबसे नीचे वाली फ्रैक्शन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। यदि ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके पहले आपने वर्क एंड टाइम की वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा है? ए और बी एक कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई 10 दिन में, बी और सी कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, सी और ए कितने दिन में करते हैं 15 दिन में करते हैं। ये लिख दिया, ठीक है। ये क्या है? डेज है। अब मुझे क्या निकालना? रेट। तो रेट निकालने से पहले मैं इनका क्या निकालूं? एलसीएम निकालूं, ठीक है भाई। तो 10, 12 और 15 का जब एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा 60। 10 से भाग लगाऊंगा तो रेट कितनी आएगी 6, 12 से भाग लगाऊंगा तो 5, 15 से भाग लगाऊंगा तो 4। ये इनकी रेट आई। अब क्या बताना है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। तो इन तीनों को प्लस कर दो आप सभी को। देखिए इन सभी को जब आप प्लस करोगे तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो क्या बन जाएंगे 2a प्लस बी प्लस सी। ये डबल हो जाएंगे। ये जब जुड़ेंगे तो इनकी सभी की रेट जुड़ जाएगी। 6 4 10, 5 15 हो जाएगी। क्या बन जाएगी रेट? 6 4 10 5 15, 15 रेट हो गई। मुझे बताना है कि ए और बी कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए यहां पर तो आपके सामने आ गया है 2a प्लस बी प्लस सी। आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कार्य करेंगे। तो ये a प्लस बी प्लस सी बनाने के लिए आपको ये 2 हटाना पड़ेगा, यानी 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं ऐसे आधा कर रहा हूं तो इस रेट को भी आधा कर दूं तो रेट इनकी बन जाएगी 15/2। यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों 15 मिलकर 15/2 की रेट से काम करेंगे। और तीनों को कार्य कितना करना है 60। तो कितना समय लगाएंगे? तो 60/15/2 4, और ऊपर 2 जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा 8। तो मैं क्या बोलूँगा? ये तीनों मिलकर 8 दिन में कार्य को पूरा करेंगे। देखिए अगर किसी को डाउट हो रहा है तो बताइए अभी आप, या ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं भाई कमेंट्स करके बता सकते हैं जिसको जो भी डाउट हो रहा है इस क्वेश्चंस में या इस टाइप के क्वेश्चंस में। बढ़े आगे अगले क्वेश्चंस पर। चलिए ठीक है भाई, इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। और ये आपके एसएससी जीडी का जो 2021 के क्वेश्चन है उसके जो पेपर्स थे मैं उसके क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कुछ डाउट हो रहा है किसी को भी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। और अगर इसके अलावा आपको लगता है ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो जीडी वगैरह, जीडी की क्लासेस वगैरह भी है हमारे यहाँ, ऑफलाइन भी चल रही हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस भी आप ब्राइट करियर में आके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर लिखें, जरूर बताएं कि वीडियो में आपको क्या समझ में आ रहा है, जो हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसा भी हो आप कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।